गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। स्टार्ट करेंगे आज से हम अपना लेक्चर। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने पॉक्सो एक्ट का जो चैप्टर 5 है वो हमने कल जो है कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, चैप्टर 5 ऑफ पॉक्सो एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। जो सेक्शन 23 तक थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। आज हमें स्टार्ट करना है चैप्टर 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट। तो चैप्टर 6 में बहुत ज्यादा सेक्शंस नहीं, 4 ही सेक्शन है, इसलिए हम चैप्टर 6 एंड 7 दोनों आज ही क्लास में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 6 ऑफ पॉक्सो एक्ट जो है वो बात करता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। बालक की कथनों को अभिलिखित करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, ये इस चैप्टर में आपको बताया गया है। सेक्शन 24 टू 27 जो है इसमें कवर करता है ये चैप्टर। फिर चैप्टर 7 आपका है स्पेशल कोड, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि स्पेशल कोड इस एक्ट के लिए अलग से बनाए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर बन जाता है। तो आपको चैप्टर भी याद रखना है कि स्पेशल कोड कौन से चैप्टर में बताए गए हैं। विशेष न्यायालय चैप्टर 7 में बताए गए हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत जो स्पेशल कोर्स है वो कौन से चैप्टर के अंतर्गत प्रावधान है। तो आपको चैप्टर याद रखना है। चैप्टर 7 जो है वो स्पेशल कोर्ट या विशेष न्यायालयों की बात करता है। साथ ही साथ स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी इसी चैप्टर में बताया गया है। ठीक, तो स्पेशल कोर्ट एंड स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन से चैप्टर में बताया गया, चैप्टर 7 में बताया गया है। तो ये जो चैप्टर 7 है इसमें आपकी सेक्शंस डील करती हैं 28 टू 32। ठीक है, 28 से लेके सेक्शन 32 तक की जो सेक्शंस है इस चैप्टर 7 में आपकी डील करती है। चलिए, अब मैं आप सभी के साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ बैरेक्ट की। आप लोग भी अपने अपने बैरेक्ट की प्रोविजन जो है निकाल करके रखें, साथ में रीड करने में आसानी रहेगी। ये देखिए, चैप्टर 6 सबसे पहले स्टार्ट करना है हमें। चैप्टर 6 प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, बालक के कथनों को अभिलिखित करने के लिए प्रक्रिया, जिसमें सबसे पहली सेक्शन है हमारी सेक्शन 24। सेक्शन 24 बात करिए रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड। बालक के कथन को अभिलिखित किया जा रहा, कैसे अभिलिखित किया जाएगा, कौन अभिलिखित करेगा, किसके सामने अभिलिखित किया जाएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इस सेक्शन में मिल जाएगी। तो सबसेक्शन 1 कह रही है द स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेसिडेंस ऑफ द चाइल्ड। कभी भी चाइल्ड की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है तो उसी के रेसिडेंस पे जाकर के रिकॉर्ड करिए, या फिर एट एनी प्लेस वेयर ही यूजुअली रिसाइड्स, या नॉर्मल सामान्यतः जहां वह रहता है वहां करिए, और एट प्लेस ऑफ हिज चॉइस, या फिर उस बालक के चॉइस की जगह पर। क्यों? क्योंकि वो बालक है, तो अगर उसके पसंद की कोई जगह है वहां पर जाकर उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो वो इजी वे में बता पाएगा, क्योंकि वो बच्चा है। एंड एज फॉर एज प्रैक्टिसेबल बाय वुमन पुलिस ऑफिसर, जहां तक प्रैक्टिसेबल हो सके वुमन पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है ये स्टेटमेंट चाइल्ड के रिकॉर्ड किए जाए, और ऐसी वुमन पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। जो वुमन पुलिस ऑफिसर भी है वो सब इंस्पेक्टर की रैंक के बिलो ना हो। तो देखिए, सबसेक्शन 1 से ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। सबसेक्शन 1 से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि सेक्शन की रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड कौन सी सेक्शन में आती है, सेक्शन 24। कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए चाइल्ड की स्टेटमेंट को, तो जहां वो रहता है, यूजुअली रिसाइड करता है, या उसकी प्लेस ऑफ चॉइस है। कौन जो है रिकॉर्ड करेगा, तो जहां तक प्रैक्टिसेबल हो सके वहां तक वुमन पुलिस ऑफिसर द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, वो भी सब इंस्पेक्टर की रैंक की बिलो की नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो सबसेक्शन 1 से आपके बन रहे हैं। एक बार हिंदी में भी सबसेक्शन 1 को रीड कर लेंगे। 24 बालक के कथन को अभिलिखित किया जाना। तो बालक के कथन को बालक के निवास पर या ऐसे स्थान पर जहां वह साधारणतया निवास करता है, या उसकी पसंद के स्थान पर, और यथासाध्य उप निरीक्षक की पंक्ति से अन्यून किसी महिला पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित किया जाए। क्लियर? तो बालक के कथन को बालक के निवास पर जहां वो यूजुअली रहता है या उसकी पसंद के स्थान पर, और उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे की ना हो, है ना। अन्यून मीन उप निरीक्षक तक की पंक्ति की महिला पुलिस अधिकारी होना चाहिए, उससे नीचे नहीं, उनके द्वारा ये जो है अभिलिखित किया जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट, बालक के कथन को अभिलिखित किए जाते समय पुलिस अधिकारी वर्दी में नहीं है। भाई वो बालक है, हमें उसे डराने नहीं जाना है। तो उसके साथ ऑलरेडी क्राइम हुआ है, वो वैसे ही डरा सहमा है, तो हमें उसके साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करना है ताकि वो खुल करके अपने साथ हुए क्राइम को बता सके। तो जब भी उसका
कथन स्टेटमेंट लेने जाएंगी पुलिस अधिकारी तो वो वर्दी में नहीं जाएंगी, ठीक है, अपनी वर्दी में उनको नहीं रहना है। द पुलिस ऑफिसर व्हाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। आप कभी भी देखना वो क्राइम पेट्रोल वगैरह में अगर आपने देखा हो कोई केस लॉ, तो क्राइम पेट्रोल में जब भी दिखाते हैं अगर कोई बच्चे का केस दिखा रहे हैं तो जो सीबीआई ऑफिसर्स रहते हैं पुलिस ऑफिसर रहते हैं वो अपने सिविल ड्रेस में जाते हैं, वो अपनी यूनिफॉर्म में नहीं जाते, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर प्रावधान है, इसलिए देखिए कुछ चीजें तो सीरियल्स में भी सही सही दिखा देते हैं कि पुलिस ऑफिसर जब भी किसी बच्चे का स्टेटमेंट लेने जाएंगे तो अपनी यूनिफॉर्म में जाएंगे। अब है सब सेक्शन 3 क्या बात करिए, द पुलिस ऑफिसर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन शैल while examining the child ensure that no point of time the child comes in the contact in any way with the accused। जब भी इन्वेस्टिगेशन करेगी पुलिस तो पुलिस को ये पूरा पूरा ध्यान रखना है कि बच्चा उस अभियुक्त के संपर्क में ना आए जिसने उसके साथ क्राइम किया, क्योंकि बच्चा है डर जाएगा, है ना। तो अन्वेषण करने वाला पुलिस अधिकारी बालक की परीक्षा करते समय यह सुनिश्चित करेगा कि बालक किसी भी समय पर अभियुक्त के किसी भी प्रकार से संपर्क में ना आए, अभियुक्त के सामने ना आए, किसी भी प्रकार का कांटेक्ट ना हो पाए, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन 4, किसी बालक को किसी भी कारण से रात्रि में किसी पुलिस स्टेशन में निरुद्ध नहीं रख दिया जाएगा, ठीक है। अब जो चाइल्ड है, चाइल्ड को पुलिस कस्टडी में आप सोचे कि इन्वेस्टिगेशन करना है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए हम रात भर रख लें, नहीं। तो नो चाइल्ड शैल बी डिटेन्ड इन द पुलिस स्टेशन इन द नाइट फॉर एनी रीजन। किसी भी कारण, कितना भी बड़ा कारण हो, आप बालक को रात्रि के समय पुलिस स्टेशन में डिटेन्ड नहीं करेंगे। फिर है सेक्शन 5, द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। ये तो हमने कल भी प्रोविजन देखा था कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना है, मीडिया वगैरह मीडिया जो है स्टोरेज हाउस है, इनकी क्या है, इनकी ड्यूटी है। कौन सी सेक्शन में पढ़ा था कल हमने, बताइए में है कि जितने भी मीडिया हाउस और पब्लिकेशंस वाले हैं वो क्या करेंगे, आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे जो है 24 में पुलिस ऑफिसर को एंश्योर करना है कि आइडेंटिटी जो है बच्चे की वो पब्लिक मीडिया तक पहुंच ही ना पाए। कब तक, जब तक स्पेशल कोर्ट एक स्पेसिफिक डायरेक्शन ना दे दे, जब तक स्पेशल कोर्ट निर्देशित ना करे कि ये बच्चे के इंटरेस्ट के लिए है कि उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं, तब तक पुलिस ऑफिसर को ध्यान रखना है जिस बच्चे के साथ अपराध हुआ है उसकी आइडेंटिटी पब्लिक मीडिया तक ना पहुंच पाए। पुलिस अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि बालक की पहचान पब्लिक मीडिया से तब तक संरक्षित की है जब तक कि बालक के हित में विशेष न्यायालय द्वारा अन्यथा निर्देशित ना किया गया हो, ठीक है। तो अगर विशेष न्यायालय अनुज्ञा दे देगा, परमिशन दे देगा कि ठीक है बालक के हित में है इसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करना, तो जो है डिस्क्लोज किया जा सकता है पब्लिक मीडिया को, अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। तो ये भी कहाँ पढ़ा था हमने, 23 की सेक्शन 1 की प्रोविजो में पढ़ा था ये वाला पॉइंट, है ना। तो ये होती है आपकी सेक्शन 24, नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अ चाइल्ड बाय मजिस्ट्रेट। अब मजिस्ट्रेट के द्वारा रिकॉर्डिंग की बात हो रही है स्टेटमेंट की, तो इफ the statement of the child is being recorded under section 164 CRPC, 164 CRPC में रिकॉर्ड किया जाता है स्टेटमेंट विक्टिम्स का, तो वही उसकी प्रोसीजर की बात हो रही है। सीआरपीसी के अंतर्गत जब मजिस्ट्रेट करता है रिकॉर्ड 164 के अंतर्गत, तो क्या होगा, द मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट शैल notwithstanding anything contained therein record the statement as spoken by the child। सिंपल, क्या कहा गया है कि जब भी 164 के अंतर्गत जो मजिस्ट्रेट साहब है वो किसी बच्चे का, किसी बालक का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे तो वो वही स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे जो बच्चा बोल रहा है ना। बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन को अभिलिखित करेगा, जो वो बोल रहा है वैसे ही क्या करना है, मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड करना है, क्लियर। परंतु संहिता की धारा 164 की उपधारा 1 के प्रथम परतुक में अंतर्विष्ट उपबंध, जहां तक वह अभियुक्त के अधिवक्ता की उपस्थिति अनुज्ञात करता है, इस मामले में लागू नहीं होंगी। मीन 164(1) का जो प्रोविजन, उसमें हम क्या पढ़ते हैं कि जो अभियुक्त व्यक्ति है वो ये कह सकता है कि मैं इस क्वेश्चन का आंसर या ये जो स्टेटमेंट है मैं अपने वकील के सामने दूंगा, ये प्रोविजन है, ये उसको मिला हुआ है प्रावधान। तो इन मैटर्स में, बच्चे वाले मामले में ऐसा नहीं होगा। जो वो उपबंध है प्रथम प्रोविजो में 164 सीआरपीसी के फर्स्ट प्रोविजो में जो
ये बेनिफिट मिला हुआ है एक्यूज को कि वो अपने एडवोकेट की उपस्थिति में क्या करेगा, जवाब देगा या अपने स्टेटमेंट देगा, तो वो इन मैटर्स में ये वाला प्रावधान उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। प्रोविजो में क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजंस कंटेन्ड इन द फर्स्ट प्रोविजो टू सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 164 ऑफ द कोड shall so far as it permits the presence of the advocate of the accused shall not apply in this case, कि बच्चे का स्टेटमेंट जो है एक्यूज्ड के वकील जो है वो उपस्थित रहेंगे, उनके सामने होगा, लेकिन बच्चों के मैटर में ऐसा नहीं होगा। बच्चों का स्टेटमेंट जब मैजिस्ट्रेट 164 के अंतर्गत ले रहे हैं तो जो एक्यूज्ड पर्सन है उनके एडवोकेट की उपस्थिति वहां पर अलाउड नहीं है। ठीक, अब है सेक्शन 2, द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड and his parents or his representative a copy of the document specified under section 207 of the code upon the final report being filled by the police under section 173 of that code। जब 173 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कर ली जाएगी तो उसकी एक कॉपी किसको देना है, उस बच्चे को, बच्चे के पेरेंट्स को या उन बच्चे के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको एक कॉपी जो है दे देना है। बस इतना ध्यान रखना है, इतना सेक्शन से ज्यादा गौर नहीं करना है, बस मेन प्रोविजन जो है वो आपको याद रखना है कि मजिस्ट्रेट उस संहिता की धारा 173 के अधीन जो पुलिस रिपोर्ट, अंतिम रिपोर्ट फाइल कर ली गई है, तो बालक और उसके माता पिता या प्रतिनिधि को संहिता की धारा 207 के अधीन विनिर्दिष्ट दस्तावेज की एक प्रति प्रदान करेंगे। ठीक है, तो ये है सेक्शन 25। तो सेक्शन 25 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन 24, 25 ध्यान रखना। ठीक है, तो सेक्शन 24 जो हमने देखी थी, सेक्शन 24 में जो स्टेटमेंट हो रहा है वो सीआरपीसी कौन से सेक्शन के अंतर्गत हो रहा है, 161 के अधीन ये कथन की बात हो रही है, तो यहाँ पे मेंशन कर लीजिए, है ना। ये रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ चाइल्ड जो है इस सेक्शन में जो हम बात कर रहे हैं वो सीआरपीसी की कौन सी प्रावधान से मैच कर रही है, 161 के कथन में। ठीक है, और यहाँ पे प्रोसीजर 25 में 164 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कर रहा है। ठीक, अब है नेक्स्ट सेक्शन 26, एडिशनल प्रोविजन रिगार्डिंग स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। अब कुछ एडिशनल प्रोविजन बताए जब रिकॉर्ड किए जा रहे हैं स्टेटमेंट बच्चे की, तो और क्या क्या सावधानियां या और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। देखिए, द मैजिस्ट्रेट ऑफ पुलिस, तो दोनों के लिए बता दिया यहाँ पे। सेक्शन 24 में कौन कर रहा है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट चाइल्ड की, पुलिस ऑफिसर कर रहे हैं। 25 में कौन कर रहा है, मजिस्ट्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो अब दोनों के लिए कुछ कॉमन चीजें हैं जो मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को ध्यान रखना है जब भी वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो बताया है 26 में। तो द मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस मे बी shall record the statement as spoken by the child in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child has trust or confidence। जब भी चाइल्ड का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, चाहे 24 के अंतर्गत पुलिस ऑफिसर करे या 25 के अंतर्गत मैजिस्ट्रेट करे, ये ध्यान दिया जाएगा कि वो बच्चे का स्टेटमेंट उसके पेरेंट्स के सामने, उसके पेरेंट्स के प्रेजेंस में या ऐसे किसी व्यक्ति के प्रेजेंस में किया जाए जिसके पर वो बच्चा ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस रखता है। ठीक है ना, यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक के माता पिता या ऐसे किसी अन्य व्यक्ति की जिसमें बालक का भरोसा या विश्वास है उपस्थिति में बालक द्वारा बोले गए अनुसार कथन अभिलिखित करेगा। सबसेक्शन 2 क्या कह रही है, जहां आवश्यक है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी बालक का कथन अभिलिखित करते समय किसी अनुवादक या किसी द्विभाषीय की जो ऐसी अहर्ताएं अनुभव रखता हो और ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए सहायता ले सकेगा। अब सबसेक्शन 2 में क्या कहा गया है, सबसेक्शन 2 में ये कहा गया है कि wherever necessary the magistrate or the police officer as the case may be may take the assistance of a translator or an interpreter having such qualification, experience and on payment of such fees as is prescribed while recording the statement of the child। अब अगर बच्चा समझ नहीं पा रहा है भाषा, कल हमने प्रावधान पढ़ा था, है ना, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है, तो फिर उस समय ट्रांसलेटर और इंटरप्रिटेटर की भी जो है हेल्प मजिस्ट्रेट ले सकते हैं। फिर सबसेक्शन 3 में है द मजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर एज द केस मे बी इन द केस ऑफ अ चाइल्ड हैविंग अ मेंटल फिजिकल डिसेबिलिटी सीक द
the assistance of a special educator or any person familiar with the manner of communication of the child or an expert in that field having such qualification, experience and on payment of such fees as may be prescribed to record the statement of the child. अब क्या है, अगर बच्चा जो है वो मानसिक रूप से कोई बीमारी से ग्रस्त है या शारीरिक निःशक्तता है उसको, तो फिर ऐसी स्थिति में किसी विशेष शिक्षक की सहायता ले सकते हैं, मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं जो उसके कम्युनिकेशन के तरीके को जानता है या जो उस क्षेत्र में विशेषज्ञ है, उनकी जो है सहायता ले सकते हैं। फिर है सबसेक्शन 4 में जहां संभव है वहां यथास्थिति मजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि बालक का कथन श्रव्य दृश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी लिखित किया जाए, यानी कि जब भी बच्चों से रिलेटेड स्टेटमेंट लिए जाएंगे तो उनकी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग रखी जाएगी, है ना। तो wherever possible the magistrate or the police officer as the case may be shall ensure that the statement of the child is also recorded by audio video electronic means। ये ऑडियो वीडियो भी बना करके भाई रखना है स्टेटमेंट, ठीक। ये होती है आपकी सेक्शन 26 नॉर्मल प्रोसीजर है। बस ये सेक्शन तो आपको एक बार रीड कर लेनी है और हेडिंग याद रखना है। आपने एक बार रीड कर लिया तो इनमें आपको ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो इनमें आपको याद क्या रखना है, हेडिंग, किस सेक्शन में क्या बात बताइए। तो सबकी बैठ के आज आप लोग एक ही काम कीजिएगा, पूरे पॉक्सो एक्ट की हेडिंग याद कर लीजिएगा, आधा एक्ट आपको हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना। अब है सेक्शन 27 में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ चाइल्ड, ठीक है। तो भाई मेडिकल एग्जामिनेशन हम पढ़ते हैं सीआरपीसी में, कहाँ पढ़ते हैं हम, एक्यूज्ड ऑफ रेप का मेडिकल एग्जामिनेशन भी पढ़ते हैं, नॉर्मल भी पढ़ते हैं, 164A है ना। 164A में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, ठीक, ध्यान रखिए। तो यहाँ पर भी वही है, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ अ चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom any offence has been committed under this act shall, notwithstanding that a first information report or complaint has not been registered for the offence under this act, be conducted in accordance with section 164A of CRPC। वही है, मेडिकल एग्जामिनेशन किसी बच्चे का इस संहिता की धारा 164A के अंतर्गत ही किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि भले ही उस बच्चे के खिलाफ जो अपराध हुआ है उसकी FIR और कंप्लेंट ना की गई हो तो भी होगा। जब बालक की चिकित्सीय परीक्षा जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया गया है, इस बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन अपराधों के लिए कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवार रजिस्टर नहीं किया गया है, CRPC की धारा 164 के अनुसार की जाएगी। तो मेडिकल एग्जामिनेशन तो बच्चे का होगा ही, ये पता करने के लिए कि उसके साथ क्राइम हुआ क्या है ना। तो भले ही FIR और कंप्लेंट रजिस्टर्ड नहीं कराई गई है, उसके बावजूद CRPC की सेक्शन 164A के तहत उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यदि पीड़ित कोई बालिका है तो चिकित्सीय परीक्षा महिला डॉक्टर द्वारा की जाएगी। सिंपल है, ये तो सब नॉर्मल प्रोसीजर है सारे। क्या कि अगर जो विक्टिम है वो गर्ल चाइल्ड है तो उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करेगा कौन, वुमन डॉक्टर। द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड in the presence of the parents of the child or any other person in whom the child reposes trust or confidence। Again वही प्रावधान, चिकित्सीय परीक्षा भी होनी है तो वो भी बालक के माता पिता के सामने या ऐसे अन्य व्यक्ति के सामने की जाएगी जिस पर वो बालक भरोसा करता है, ठीक है। ये नॉर्मल आपका सेक्शन हो गई 27। तो मेडिकल एग्जामिनेशन की इसमें बात है, बस आपको ध्यान रखना है कि सेक्शन कौन सी है, CRPC की 164A के तहत होगी और FIR अगर दर्ज नहीं है तो भी हो रही है, कंप्लेंट नहीं तो भी हो रही है। सबसेक्शन 4 क्या है इसमें, वेयर इन केस द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन रिफर्ड टू इन सबसेक्शन 3 cannot be present for any reason during the medical examination of the child। Important है ये सबसेक्शन। The medical examination shall be conducted in the presence of a woman nominated by the head of the medical institution। अब भाई किसी कारण से बच्चे के जो माता पिता हैं या जो भरोसेमंद आदमी की बात की जा रही है वो उपस्थित नहीं हो पा रही है मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पर, तो फिर किसकी उपस्थिति में होगी मेडिकल एग्जामिनेशन, तो फिर ऐसे महिला के उपस्थिति में होगी जिसका नाम निर्दिष्ट कौन करेगा, चिकित्सा संस्थान के प्रमुख। तो जब माता पिता उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं तो चिकित्सा संस्था के जो प्रमुख हैं उनके द्वारा किसी महिला का नाम निर्दिष्ट किया जाएगा और उस महिला के समक्ष, उस महिला के सामने ऐसे बच्चे की चिकित्सीय परीक्षण होगा, ठीक। ये सबसेक्शन 4 है आपकी। तो सेक्शन 27 आपकी कंप्लीट होती है और इस प्रकार हमारा कंप्लीट हो गया क्या, चैप्टर
5 जो है, चैप्टर 6 जो है हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना।